हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 8 सोशल स्टडीज PT1 क्वेश्चन पेपर, जो आपके PT1 एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ये जो एग्जाम है आपका 90 मिनट्स का होगा, यानी 1.5 आवर का ये एग्जाम होने वाला है, जो कि आपका कंप्लीट 40 मार्क्स का पोर्शन इसके अंदर कवर होगा। इस क्वेश्चन पेपर में आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसे 5 सेक्शन में से डिवाइड किया है। सेक्शन ए आपका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक का, और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क्स ईच होंगे। नेक्स्ट सेक्शन बी है आपका क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन 13 तक, और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी, जो कि आपका क्वेश्चन 14 to 16 है। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा और ये 3 मार्क्स ईच होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी, जो आपका 17 क्वेश्चन से 19 तक होंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। और फाइनली लास्ट में आपका सेक्शन ई होगा, जो मैथ बेस्ड एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 होगा, जिसमें ये जो मार्क्स है इसके 3 मार्क्स होने वाले हैं। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होगा। अब डिस्कस करते हैं सेक्शन ए में किस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि स्क्रीन पर है, मैं इसे रीड करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन द फोर्स ऑन। वो डेट आपको मेंशन करनी है कि किस डेट पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे फोर्स में आ गया, यानी कि काम करना स्टार्ट कर गया। तो आपके पास ये कुछ डेट्स गिवन है ऑप्शन के रूप में। ऑप्शन ए में आपको बोला जा रहा है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट बी ऑप्शन में बोला जा रहा है 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है ऑप्शन सी 24 नवंबर 1950। और फाइनली लास्ट ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है 15 अगस्त 1947। तो ये 4 डेट है, इनमें से कोई एक डेट जो है वो करेक्ट है, रिमेनिंग रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर जब आप दोगे तो आपको ये 1 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डिड द नेशनल कांग्रेस डिमांडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इन इट्स अथॉरिटी। हमारी कंट्री में जो नेशनल कांग्रेस था, जब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम उन्होंने फर्स्ट टाइम कब डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ईयर आपको मेंशन किया गया 1934 इन ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है 1946, और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है 1947। और फाइनली लास्ट ऑप्शन जो डी है, जिसमें बोला जा रहा है 1950। तो इन चारों में से एक करेक्ट आंसर है, जिसे आपको चूज करके टिक करके और नीचे आंसर में भी लिख देना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। और आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सेकंड ऑप्शन बी में बोला जा रहा है स्प्रिंग वाटर, और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इनमें से जोन सा भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है वो आपको आइडेंटिफाई करके अपने आंसर में लिख देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following method is most appropriate to check soil erosion on steep slopes। आपसे पूछा जा रहा है कि सोइल जो इरेक्शन जो होता है लैंड वगैरह में, उसके बारे में पूछा जा रहा है कौन सा मेथड बेस्ट है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है सेल्टर बेल्ट, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है मोल्चिंग, और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है टेरेस कल्टीवेशन। तो इनमें से जो भी करेक्ट आंसर है ये आपको यहाँ पे अपने आंसर में मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन। सोइल फॉर्मेशन का कौन सा फैक्टर नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो यहाँ पे नोट वर्ड है NOT, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको करेक्ट नहीं रॉन्ग आंसर वाला चूज करना है जो सोइल फॉर्मेशन के फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है टाइम, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सोइल टेक्सचर, और ऑप्शन सी में बोला ऑर्गेनिक मैटर। तो जोन सा भी आपको आंसर सही लग रहा है, यानी सही का मतलब है जो इसके फैक्टर नहीं है वो आपको अपने आंसर में मेंशन करना है। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स। इनमें से क्या है जो रिसोर्स नहीं मेन क्रिएट करते हैं एक तरह से। ऑप्शन ए में बोला जाए यूटिलिटी, ऑप्शन बी में वैल्यू, और ऑप्शन सी में बोला जाए क्वालिटी। तो जो सा भी करेक्ट आंसर है ये आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हु वाज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया गया था, इसे लिखा गया था, तो इसके फादर के रूप में किसे बोला जाता है, किसे आइडेंटिफाई किया गया, किस पर्सन को, उस पर्सन का आपको नेम मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको पूछा जा रहा है इफ अ 13-year old child is working in a factory manufacturing carpet, which fundamental right is violated in the situation। कि अगर किसी फैक्ट्री के अंदर जहां पे कारपेट वगैरह मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उस फैक्ट्री के अंदर 13-year old चाइल्ड अगर काम करता है,
उससे लेबर वाला काम करवाया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, उस फंडामेंटल राइट को आपको आंसर में लिख देना है। बेटर ये कि आंसर के साथ साथ आप आर्टिकल नंबर भी जरूर मेंशन करना, ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट है 9th और 10th क्वेश्चन जो आपका ये ट्रू फॉल्स बेस्ड है, यानी कि आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको करेक्ट आंसर के हिसाब से ट्रू आंसर में लिख देना है। अगर आपको लगता है स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आपको फॉल्स लिख देना है। तो पहले डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। जेम्स मिल्स डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कि जो इन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो अगर आपको लगता है स्टेटमेंट करेक्ट है तो आप इसमें ट्रू लिख देंगे, अदरवाइज फॉल्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। महाराजा रंजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ द पंजाब, कि पंजाब के रूलर थे। ये स्टेटमेंट आप करेक्ट लगे है तो आप इसे ट्रू में अपने आंसर को मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज रॉन्ग लग रहा है तो फॉल्स भी लिख सकते हो। ये तो बात हुई सेक्शन ए की, जिसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के। अगर आप 10 के 10 क्वेश्चन करेक्ट करोगे तो आपको 10 मार्क्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, जहां आपको आंसर राइटिंग करनी है। अब देखो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको ध्यान रहे एटलीस्ट 2 सेंटेंस आप इसके अंदर जरूर लिखें, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज फेडरलाइजेशन, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसकी मीनिंग और डेफिनेशन आपको बताना है, कि फेडरल सिस्टम के बारे में आप बता सकते हो, इसकी डेफिनेशन आप बता सकते हो इसके अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है नेम 3 टायर्स ऑफ अवर गवर्नमेंट, हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसकी जो डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है, कि और किस किस लेवल पे क्या क्या काम होता है, तो उसके 3 टायर्स जो है वो आपको मेंशन करना है। तो पहले तो आप मीनिंग डेफिनेशन बता दोगे, फिर इसके 3 टाइप्स बता दोगे, तब जाके आपको ये 2 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको बोला जा रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्स। रिसोर्स के 2 टाइप्स यहां बताए गए हैं, फर्स्ट आपका पोटेंशियल और सेकंड बोला जा रहा है एक्चुअल। एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स ये क्या होते हैं, इनके बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है, यानी डिफरेंसेस आपको बताना है। अब देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट 2 डिफरेंस तो आपको बताना ही बताना है इसके अंदर। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको पूछा जा रहा है व्हाट अट्रैक्ट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी टू इंडिया। हमारी कंट्री में यानी इंडिया के अंदर यूरोपियन कंट्री जो मूव करके यहाँ पे आई, उन्होंने जो रूल किया था, तो वहां की जो ट्रेडिंग कंपनी क्यों आई थी, ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो उन्हें इंडिया की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, वो सारी चीजें आपको अपने आंसर में लिख देना है। तो एटलीस्ट 4 ऐसे पॉइंट्स आप जरूर मेंशन करना, 4 ऐसे थिंग्स के बारे में आपने इसमें अपने आंसर में लिखना, ताकि आपको 4 मार्क्स, मतलब सपोज कर लो अगर हाफ मार्क्स का है तो आपको ये 2 मार्क्स मिल जाए इसके अंदर। तो ये था आपका सेक्शन बी, जिसके अंदर आपके 3 क्वेश्चंस हैं और 2 मार्क्स ईच है। अगर आप तीनों क्वेश्चन के आंसर करेक्ट कर देते हो तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर होने वाले हैं, ठीक है। तो केस स्टडी बेस्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं, जहां आपको ये 3 पिक्चर्स आपको गिवन है, एक तरह से स्टोरी बोर्ड आपको गिवन है। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पिक्चर कह सकते हो, ये सेकंड पिक्चर है, और उसके बाद ये थर्ड पिक्चर है, जिसमें ये जो स्टोरी चल रही है, इससे पहले आपको रीड करना है अच्छे से। रीड करने के बाद इसके अकॉर्डिंग आपको नीचे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसके आंसर करने हैं। तो ये जो 14 क्वेश्चन है, हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट में आपने पूछा जा रहा है हु इज इन अ माइनॉरिटी इन अबव स्टोरी बोर्ड। इस स्टोरी बोर्ड के अंदर माइनॉरिटी कौन है, ये आपको आइडेंटिफाई करके अपने आंसर में मेंशन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इसमें बी पार्ट के अंदर इन व्हाट वे इज दिस माइनॉरिटी बीइंग डोमिनेटेड बाय द डिसीजन टेकन बाय द मेजोरिटी, कि मेजोरिटी के जो भी लोग हैं वो माइनॉरिटी के ऊपर किस टाइप का जो डिसीजंस वगैरह डाल रहे हैं, किस तरह से उसे डोमिनेट कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का है। फर्स्ट पार्ट जो है इसका ए पार्ट, ये आपका 1 मार्क्स का है, और जो सेकंड पार्ट है आपका ये 2 मार्क्स का है, और पूरा जो कंप्लीट क्वेश्चन हो गया आपका ये 1 + 2 यानी कि 3 मार्क्स का हो जाएगा। तो पहले आप ये स्टोरी को, बोर्ड के अंदर जो स्टोरी चल रही है, स्टोरी को पहले अच्छे से रीड करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको माइनॉरिटी कौन है वो मेंशन करोगे। माइनॉरिटी लिखने के बाद जो फिर इनके बीच में जो मेजोरिटी वाले जो लोग हैं जो इनके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, किस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं, उसके बारे में आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। तो ये केस स्टडी बेस्ड का ये फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपको 2 डिफरेंट पिक्चर्स आपको गिवन है। इन दोनों पिक्चर को आपको अच्छे से देख लेना है पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पिक्चर की, जो कि आपके इस क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट पार्ट है। पिक्चर देखने के बाद आपको आंसर करना है, जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है द अबव पिक्चर इज रिलेटेड टू
कंजर्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास कुछ आंसर के लिए ऑप्शंस गिवन है, जैसे वाटर, लैंड, सोइल या नेचुरल वेजिटेशन। किस चीज से रिलेटेड ये कंजर्वेशन है, ये आपको आइडेंटिफाई करके आपको बताना है। तो पिक्चर देखिए आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें आंसर कर देंगे। और जो सेकंड पिक्चर है जिसमें आप ये पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर को देख के आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट, कि पॉइंट आउट द बेसिस ऑन द अबव पिक्चर व्हाट इज द कॉज यमुना रिवर गेटिंग पॉल्यूटेड। कि ये जो पिक्चर एक तरह से यमुना रिवर का है, ये किस तरह से पॉल्यूट हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, कॉजेज क्या है, वो कॉजेज आपको मेंशन करना है। तो इसमें भी जो फर्स्ट पिक्चर वाला, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये आपका 1 मार्क्स का है। और जो सेकंड पिक्चर है, जो आप देख रहे हो यमुना रिवर जो पॉल्यूट हो गई है, इसके पीछे क्या क्या रीजन है, कॉज क्या क्या है, ये आपको मेंशन करना है। तो एटलीस्ट 2 कॉज तो जरूर मेंशन कर देना। ठीक है, तो जब आप पूरा कंप्लीट क्वेश्चन के आंसर करोगे तब जाके आपको ये 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, जिसमें एक बड़ा सा आपको एक पैसेज गिवन है, जिसे आपको पहले रीड करना है, और रीड करने के बाद जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने होंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरह से है कि रीड द एग्जैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो जैसे इंग्लिश में आता है ना, पैसेज आता है, फिर आप उसे रीड करते हो और उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर करते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, इसका ये फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट, ये इसका सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट, और उसके बाद ये सी पार्ट। और तीनों जो इसके पार्ट्स बने वो 1-1 मार्क्स ईच है, यानी कि अगर आप तीनों को सही अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको ये 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब एक एक करके पहले इनके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसे आप इसे रीड कर लोगे तो उसके बेसिस पे आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, द किंग आर ग्लोरीफाइड थ्रू सॉन्ग फॉर। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जाए जो किंग है, जैसे स्टोरी पढ़ोगे तो इसमें पूछा जा रहा है जिसके अंदर जो किंग है उसको ग्लोरीफाइड किसके थ्रू किया गया है। तो आपके पास ये ऑप्शंस गिवन है, ए में आपसे बोला है सॉन्ग के थ्रू, बी में बोला जा रहा है फोकलोयर के थ्रू, ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है विक्ट्री सॉन्ग्स के थ्रू, या फिर ऑप्शन डी में बोला जाए गार्लैंड के थ्रू। तो जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो अपने आंसर में लिख लोगे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान इज कॉल्ड रियल मैसूर टाइगर। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि रियल मैसूर का उसे टाइगर बोला जा रहा है, या टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है, या सी में बोला जा रहा है कि लायन ऑफ मैसूर, या फॉर डी में ऑप्शन में बोला जा रहा है कि टाइगर ऑफ कर्नाटका। तो टीपू सुल्तान को किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, तो वो आप अपने आंसर में दे सकते हैं। जैसे आप यहां पढ़ोगे तो ये आपको पैसेज पढ़ने के बाद आपको आंसर भी मिल जाएगा। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि विच एनिमल हैड द इमेज ऑफ टीपू। जो टीपू है, टीपू सुल्तान जो है, उसको किस एनिमल के साथ उसे एक इमेजिनेशन उनके बारे में की जाती है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो जैसे ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि रॉयल फ्लैग व्हाइट एलिफेंट के, जो व्हाइट एलिफेंट है उसके थ्रू, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है लायन के थ्रू, और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है टाइगर के थ्रू, और ऑप्शन डी में कि क्रोकोडाइल के थ्रू। तो जैसे कई जो लोग फ्रीडम फाइटर जो होते हैं या फिर जो ब्रेव पर्सन होता है, उनका कंपैरिजन किसी एनिमल के साथ उसके स्ट्रांग होने के साथ कंपैरिजन किया जाता है। जैसे यहां पढ़ोगे तो जैसे आपको दिखा जा रहा है कि टाइगर ऑफ मैसूर, तो यानी कि यहाँ टाइगर के साथ उन्हें कंपेयर किया जा रहा है कि वो इतने ब्रेव थे और जो लड़ाई वगैरह किया करते थे अपने टाइम पर। तो इस तरह से यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स है इसके। तो जो आप करेक्ट कर लोगे तो आप तीनों, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये जो केस स्टडी बेस्ड जो आपका ये सेक्शन सी है, जिसके अंदर ये 3 क्वेश्चंस थे, अब अगर आप तीनों क्वेश्चन के आंसर सही से कर लेते हो तो आपका ये पूरा कंप्लीट पोर्शन जो है आपका ये 9 मार्क्स का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो सबसे पहले जो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 14, और उसके बाद नेक्स्ट 15 ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन 16 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेक्शन के बाद जो नेक्स्ट आपका जो होगा वो होगा आपका सेक्शन डी होगा, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिन्हें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके डिटेल में आंसर करना होगा। तो इसमें जो सबसे पहले है आपका क्वेश्चन नंबर 17, इसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है नेम द फंडामेंटल राइट, एक्सप्लेन एनी 2 अमंग देम। कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, ठीक है, ये पहले आपको एक्सप्लेन करना है, यानी इसकी मीनिंग डेफिनेशन आप इसके अंदर अच्छे से लिखोगे। 2 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है, कुछ एग्जांपल के साथ भी आप इसे कोट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है एक्सप्लेन एनी 2 अमंग देम। जितने सारे जो फंडामेंटल राइट्स हमारी कंट्री में गिवन है सिटीजन को, उनमें से किसी भी 2 को आपको एक्सप्लेन करना है। जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आर्टिकल वगैरह भी जरूर मेंशन करना अपने आंसर में, ताकि आपको ये 4 मार्क्स कंप्लीट मिल जाए। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। जो ब्रिटिशर थे जो हमारी कंट्री में आए हुए थे, तो वो जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे उनको किस तरह से क्यों संभाल के रखते थे, इसके पीछे रीजन क्या था, कॉज क्या था, ये आपको इसके अंदर बताना है। तो एटलीस्ट 4 रीजन बताना, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको पूरे आंसर सही लिखने के 4 मार्क्स मिल जाए। फिर नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा जा रहा है
कि वाई इज द लैंड कंसीडर एज इंपॉर्टेंट रिसोर्स। हमारी कंट्री में लैंड को एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में क्यों कंसीडर किया जाता है, इसके पीछे आपको रीजन बताना है। ठीक है, तो 2 रीजन बता देना है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट पूछा जाए राइट एनी 2 रिसोर्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे, कि आज के टाइम पे जो लैंड वगैरह है वो डिग्रेड हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, एनी 2 रीजन बताना है। तो 2 रीजन तो डिग्रेडेशन के आपको मेंशन करना है इसमें, और लैंड इंपॉर्टेंट क्यों है इसके पीछे भी आपको 2 रीजन मेंशन करना है। तो ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। 2 रीजंस या 2 पॉइंट्स तो आप इसके ऊपर, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर लिख सकते हो, और 2 पॉइंट्स आपके इसके डिग्रेडेशन के ऊपर लिख सकते हो। तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो जो सेक्शन डी है आपका, इसके अंदर ये 3 क्वेश्चन थे, और 3 क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर करेक्ट आंसर करते हो तो आपको ये 12 मार्क्स मिल जाएंगे। और फाइनली लास्ट में आपका जो है सेक्शन ई है, जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए, जिसमें आपको एक इंडिया का मैप गिवन है और उसमें कुछ चीजों को आपको प्लॉट करना है, लोकेट करना है। और देखो यहाँ क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया एनी 3, 4 आपको चीजें दे रखी है, लेकिन आपको 4 की 4 सबको लोकेट नहीं करना है, किसी भी 3 लोकेशन को आप लोकेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, क्वेश्चन नंबर 20, ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है लखनऊ कहां पे है, इसके लोकेट करो। तो लखनऊ क्या है, यूपी की कैपिटल है, अब यहां पे इसे यूपी के अंदर इसे लोकेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लखनऊ के लिए मैं एल यूज कर रहा हूं। अब नेक्स्ट है कोलकाता। कोलकाता कहां है, वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। ठीक है, तो यहां पे आप इस कोलकाता को मेंशन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है गोवा को लोकेट करो। तो गोवा महाराष्ट्र के थोड़ा सा नीचे यहां आपको गोवा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस नहीं ये वाला एरिया, ये तो मुंबई वाला एरिया है, इसके नीचे देखो ये छोटा सा एरिया है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे महाराष्ट्र के साथ ये गोवा वाला एरिया हो जाएगा। और उसके बाद मैसूर बोला जा रहा है, तो मैसूर आप इधर आ जाएगा, आपका इस एरिया में आपको ये मैसूर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसे लोकेट कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है एनी 3, तो किसी भी 3 लोकेशन को मार्क कर देना ताकि आपको ये 3 मार्क्स मिल जाए। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है PT1 का सोशल स्टडीज का। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि ये वीडियो और ज्यादा रिकमेंडेशन में आपके आए। ऐसी और वीडियो आप देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। ठीक है, अगर आपकी कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां मुझे फॉलो करने के बाद मैसेज पे आप अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक रिसीव कर सको अपने डिवाइस पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।